8। हमारे देश में न्याय दो तरीके से होते हैं। एक तरीका जो इंसान खुद किलर बनकर उठा लेता है और दूसरा पुलिस के जरिए। पुलिस एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए हम अपनी आवाज किसी तरीके से सब तक रख सकते हैं और गुनहगारों को सजा दिलवा सकते हैं। नैतिक बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में, पर दुनिया में चूंकि हर तरह के लोग मौजूद हैं, दुनिया में हर तरह की शख्सियत मौजूद हैं, तो अगर किलर मौजूद हैं तो कुछ ऐसे भी तो लोग मौजूद हो सकते हैं जो पुलिस के होने की आड़ में क्राइम करते हों। हमारा आज का ऑडियो लॉग इसी पर बेस है। एक ऐसा इंसान जो पुलिसकर्मी था, करीबन 25 साल तक उसने पुलिस को सर्व किया, पर उसके बाद वो बन गया एक ऐसा हत्यारा जो शायद किसी को भी मार सकता था। उसने ऐसी निर्मम हत्याएं करी अपने ही घर में जो शायद बयां कर पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। चलिए पहले सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और जानते हैं कि फिर क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा, क्या सोच रही होगी उस पुलिस इंस्पेक्टर की कि उसने अपने ही घर में इतनी निर्मम हत्याएं करी और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। केस नंबर 3। ये केस ऐसा केस था जिसमें नेचुरल एंगल तो था, पर साथ ही डिफेंस ने स्पिरिचुअल एंगल का यूज करके बचने की कोशिश भी करी। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था विजय राणे, जिन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था, उन्होंने 17 लोगों को अपने ही घर के गार्डन में दफना दिया और उन पर प्लांटिंग कर दी। सभी के सभी मृतक पूर्व दोषी रह चुके थे जो किसी न किसी विफलता के कारण रिहा कर दिए गए। कानून को पूरे 25 साल सर्व करने के बाद भी उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया था। न सिर्फ विजय राणे ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, बल्कि इसमें उनके साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस पूरे केस में शामिल थे। और कोर्ट ट्रायल के एंड में कुछ ऐसी अनसुलझी पहेली वो हम सबके सामने छोड़ गए जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। जिस तरह से आपने इस ऑडियो लॉग को सुना, एक वरिष्ठ अधिकारी विजय राणे जो कि शक्ल से बहुत शांत दिखते थे, क्योंकि मेरे सामने उनकी प्रोफाइल खुली हुई है। उन्होंने कई सारे केसेस को भी सॉल्व किया। पुलिस में रहकर 25 साल तक अपना पद बहुत ही प्रतिष्ठा पूर्वक संभाला। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने ही घर के गार्डन में लोगों को मारना शुरू कर दिया। एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी विजय राणे, उनका बगीचा सिर्फ फूलों का घर नहीं था, बल्कि वहां 17 आत्माएं दफन थी। वे सभी अपराधी जिन्हें विजय ने अपने समय में पकड़ा था, परंतु न्याय व्यवस्था उन्हें सजा नहीं दे पाई, वो अब न्याय खुद देते थे, शायद अपने बगीचे की मिट्टी के नीचे। मैं आप लोगों को जितनी भी चीजों के बारे में बताऊंगा, इन सब का खुलासा केस के लास्ट में होता है। तो ये प्रूफ कैसे है, ये मैं आपको इस पूरी कहानी के एंड में समझाऊंगा। एक पुराना रेपिस्ट अस्पताल के पीछे से उसका अपहरण हो जाता है। सरकारी अस्पताल लखनऊ। शिकार का नाम था सलीम खान, एक रेप का आरोपी जिसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। रात का समय था, अस्पताल के पीछे का रास्ता सुनसान पड़ा था। इंस्पेक्टर विजय, जो कि रिटायर्ड थे, एक बूढ़े चाय वाले के भेस में अपने थैले में बेहोशी का इंजेक्शन और रस्सी लेकर छिपे बैठे थे। जैसे ही सलीम अकेले धूम्रपान करने निकला, विजय ने पीछे से उसका मुंह दबाया, इंजेक्शन दिया और एक पुराने टेम्पो में डालकर अपने बगीचे की ओर ले गया। और उसके बाद उसने उससे कहा, तेरी रिहाई मेरे असली काम की शुरुआत थी सलीम, अब असली सजा तुझे मिलेगी। हत्या संख्या 2। कानपुर में एक पुरानी कोठी थी। शिकार था यदुवीर सिंह, एक अमीर आदमी जिसने अपनी ही नौकरानी की बेटी को मार डाला था। अदालत में उसके पैसे ने उसे बचा लिया था। विजय ने सोशल मीडिया से पता किया कि यदुवीर का जन्मदिन आ रहा है। एक गिफ्ट डिलीवरी बॉय का रूप धरकर वो उसकी कोठी पहुंचता है, लेकिन बॉक्स में था क्लोरोफॉर्म और लोहे की रॉड। यदुवीर को जैसे ही गिफ्ट मिला, विजय ने दरवाजा बंद किया और रॉड से हमला कर दिया। उसे जंजीरों में बांधकर गाड़ी में फेंका और अपने बगीचे की गेंदा वाली क्यारी के लिए ले गया। उसके बाद उसने उसकी बॉडी से कहा कि गेंदे की महक अब तेरे जैसे बेकार आदमी को महक देगी। तीसरी और भयानक वारदात। शिकार का नाम था जग्गू चौहान। वो चोरी, तस्करी और हत्या का आरोपी था, पर हर बार कोर्ट से छूट जाता था। विजय ने खुद को भिखारी बना लिया और स्टेशन पर जग्गू से बात करते हुए उसे शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला दिया। जग्गू बेहोश हो गया तो उसे एक ट्रॉली बैग में डालकर वो अपने बगीचे ले आते हैं। इस बार वो उसे तुलसी के नीचे गाड़ते हैं।
विजय जानता था कि तुलसी को पवित्र माना जाता है, इसलिए उसके नीचे एक ऐसे पापी को रखना सजा से कम नहीं था। वो कहते हैं कि तुलसी के नीचे तू अब रोज जल से पवित्र होगा, लेकिन अंदर तेरी आत्मा सड़ती रहेगी। अगला शिकार मुकेश शाव, जिसने अपनी बीवी पर तेजाब डाला था और छूट गया था। विजय ने उसे एक मजदूर के रूप में पहचाना जो एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। विजय वहां एक निर्माण फर्म के प्रतिनिधि के रूप में गया और उसे बेहतर नौकरी का लालच दिया। रात में गाड़ी में बैठा विजय ने कहा कि नया जीवन चाहिए तो पुराना खत्म करना होगा, और उसे वहीं मार डाला। गुलाबों की क्यारी में खून के धब्बों से अब मिट्टी ज्यादा लाल लग रही थी। उसने कहा कि तेजाब से ना सही, इस बार मैं तुझे मिट्टी से जलाऊंगा। और एक और भयानक वारदात प्रदीप भारद्वाज की, केसों में झूठी गवाही देकर अपराधियों को बचाने वाला प्रोफेशनल गवाह। विजय ने उसे एक केस के नाम पर फुसलाया कि एक वकील उससे मिलना चाहता है। प्रदीप जैसे ही कार में बैठा, विजय ने डोर लॉक किया और गैस छोड़ दी, जिससे वो बेहोश हो गया। बगीचे में उसने अपनी एक नई जगह बनाई, झूठी गवाही की जमीन, जहां विजय नए फूल लगाने वाला था। तेरी जुबान से जितने निर्दोष मरे, अब उतने पौधे उगेंगे, लेकिन वो तुझे बख्शेंगे नहीं। ये सारी की सारी वारदातें वहां पर लगातार होती जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला था पुलिस को कि वो प्रॉपर इंस्पेक्टर विजय राणे, जो कि एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर ऑफिसर थे, उन पर इल्जाम लगा पाए। करीबन 1 साल बीत गए और 17 लोग अलग अलग तरीके से मिसिंग होते चले गए। उसी वक्त एंट्री होती है एक आर्यन शेखर नाम के उभरते हुए टीवी जर्नलिस्ट की। उसकी रिपोर्टिंग में गहराई और सच्चाई को पकड़ने की जिद थी। कुछ महीने बाद उसका एक खास प्रोग्राम शुरू होता है, नायकों के पीछे के चेहरे। जब उसे विजय राणे का नाम मिला, एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अधिकारी जिसने अपने कार्यकाल में कई खतरनाक अपराधियों को पकड़ा और अब वो सिर्फ गार्डनिंग में लीन है, तो उसने तुरंत उनसे संपर्क किया। आर्यन शेखर कहता है, सर मैं चाहता हूं 2 दिन आपके साथ रहूं, आपकी जिंदगी, आपकी आदतें और आपकी सोच को समझूं। लोग जानना चाहते हैं कि असली हीरो कैसे जीते हैं। आर्यन ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये सब चीजें कही। उसी समय रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय मुस्कुराते हैं और आर्यन से एक अजीब सा शब्द कहते हैं। वो कहते हैं, आ जाओ बेटा, मेरा बगीचा ही मेरी दुनिया है, यहाँ पर कई कहानियां तुम्हें मिलेंगी। पहली रात सब कुछ सामान्य होता है जब आर्यन विजय के घर में होता है। विजय ने आर्यन को अपनी पुरानी फाइलें दिखाई, उसके हाथ से चाय बनवाई और अपने गुलाबों की देखभाल करते हुए एक पहेली में उससे कुछ कहा। उससे कहा, हर पौधा एक कहानी है बेटा, कुछ कहानियां तो जमीन के नीचे दब जाती हैं। आर्यन को विजय बहुत सज्जन इंसान लगा, लेकिन एक बात उसे अजीब लगी। बगीचे की मिट्टी जरूरत से ज्यादा उठी हुई लग रही थी। वो कहता है, क्या आप रोज यहाँ कुछ नया लगाते हैं? तो विजय कहते हैं, हाँ, कुछ विशेष पौधे विशेष देखभाल चाहते हैं और कुछ मिट्टी विशेष आत्मा। विजय की ये बात आर्यन के मन में किसी तरीके से बस गई। फिर दूसरी रात होती है। दूसरे दिन शूटिंग के बाद आर्यन अपने कैमरा क्रू के साथ होटल चला जाता है, लेकिन रात 11 बजे उसे याद आता है कि वो अपना वॉइस रिकॉर्डर विजय के स्टडी रूम में ही भूल गया है। उसने सोचा कि सर तो जागते ही होंगे तो उनसे ले लेता हूँ। वो चुपचाप उनके बंगले पहुंचता है, लेकिन मेन दरवाजा बंद था। पीछे के बगीचे का गेट खुला था, तो वो उसी से अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे कुछ अलग महक आती है, कुछ जलता हुआ, कुछ सड़ता हुआ। वो धीरे धीरे पेड़ों की आड़ में आगे बढ़ता है और फिर वो जो देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं। विजय के हाथ में एक फावड़ा था, सामने एक अधजली लाश जिसे वो चिता की तरह जलाकर मिट्टी में दबा रहा था। उसकी आंखें शून्य भाव में थी और मुंह से सिर्फ एक मंत्र की तरह शब्द निकल रहे थे कि पापी की आत्मा मुक्त नहीं होती जब तक वो धरती से मिटे ना, अब मिट्टी उसे निगलेगी। आर्यन का वॉइस रिकॉर्डर विजय के टेबल पर नहीं, उसके हाथ में था। फावड़ा उठाते हुए वो गाना गा रहा था, एक पुराना भजन, जो कुछ भी हो मेरे हो, और अगर मेरे नहीं तो किसी के नहीं। आर्यन कांपने लगा, उसकी सांसें और ज्यादा तेज हो गईं। मोबाइल साइलेंट था, पर वीडियो मोड ऑन करके वो धीरे धीरे सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। उसी समय विजय को किसी आहट का आभास होता है। उसने इधर उधर देखा और तुरंत पास के पेड़ की छाया में छुपा हुआ आर्यन उसे दिख गया। आर्यन भागने ही वाला था कि तभी एक भारी आवाज में वो कहता है कि बेटा, सच तो जान गया है,
जान ले जो सच जानना चाहता है, तेरी सांस से जुड़ा है अब वो सच। विजय धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, दर्द था और एक अजीब सी शांति। वो कह रहा था कि मैंने न्याय किया, वो लोग थे जिनसे कानून हार गया था, अब फैसला तेरा है, तो इस सच को दुनिया को देगा या मुझे एक और पौधा लगाने देगा।